सो इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं हमारे नीट और स्टेट बोर्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिविजन्स। ओके, सेल डिविजन्स में हमने देखा था कि हमारे दो टाइप्स के सेल डिविजन्स में देखने को मिलता है एम फेज में, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में हमने देखा था एक सेल्स के डिवाइड्स होने के बाद कितने हमें डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। देयर आर टू डॉटर डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ओके, बट मियोसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे आफ्टर द मियोसिस। मियोसिस में दो टाइप्स रहते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ये हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है मियोसिस, और या तो जर्म सेल्स कह सकते हैं। हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब कौन से, हमारे गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स देखने को मिलते हैं हमें। मेल गैमेट्स कैसे रहने वाला है, हैप्लॉइड्स। फीमेल गैमेट्स हमें हैप्लॉइड देखने को मिलता है। मतलब हम उसको डिनोट करते हैं यन यन। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट फॉर्मेशंस हमें क्या देखने को मिलता है, टू यंस मतलब डिप्लॉइड्स। ओके, उसका डिप्लॉइड का फॉर्मेशंस होने के बाद हमें जो सेल्स देखने को मिलेगी वो मियोसिस सेकंड्स में देखने को, मुझे फर्स्ट और सेकंड्स में हमें देखने को मिलेगा। हम देखेंगे, स्टडी करेंगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, अब मियोसिस का फर्स्टली डिस्कवर्स किसने किया था, फर्स्ट कॉइंड बाय द जेबी फार्मर्स इन 1905 में। इट टेक प्लेस ओनली द रिप्रोडक्टिव सेल्स, हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उस टाइम्स हमें मियोसिस देखने को मिलेगा। आफ्टर बाय द डिविजन्स, अब डिविजन्स होने के बाद बाय द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ हेंस इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिविजन्स। हमने देखा था माइटोसिस में हमें इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलता था। मतलब एक सेल्स के बाद, मतलब 46 क्रोमोसोम्स का डिविजन्स करने के बाद हमें हर एक सेल्स में 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते थे माइटोसिस में, इसलिए हम उनको उसको इक्वेशनल डिविजन्स कहते थे। बट एक मियोसिस में हमें रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है। मतलब 46 क्रोमोसोम्स को हमने डिवीजन करने के बाद हमें 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। रिड्यूस हो रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में से रिड्यूस होके हाफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिले दो सेल्स में। ठीक है, अब मियोसिस फर्स्ट, आप देखो मियोसिस जिस सेल्स में हमारा मियोसिस में होता है, मियोसिस जिस सेल्स में होता है उस सेल्स को हम मियोसाइट्स कहते हैं। ओके, द मियोसिस टेक प्लेस एज टर्म्स एज द मियोसाइट्स। अब देखेंगे मियोसिस में कितने सेल्स से कितने सेल्स बनते हैं। द डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स, जो हमारा जाइगोट्स फॉर्मेशंस हो गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स, बिकॉज द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें जो हमारी जो सेल्स रहने वाली है वो पेरेंट सेल्स, वो कैसे रहने वाली है, डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड सेल्स हमारे माइट मियोसिस होने के बाद क्या देखने को मिलता है, मियोसिस प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मतलब हमारे डिप्लॉयड पेरेंट्स से हमें क्या देखने को मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्स होते हुए देखने को मिलेंगे। अब दो टाइप्स ऑफ मियोसिस में क्या देखने को मिलते हैं, दो टाइप्स हैं हमारे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड्स। आप वन बाय वन स्टडी करेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में देखो आप पहले, थोड़ा सा देखो आप डिप्लॉयड्स में, देखो डिप्लॉयड्स में हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या फिगर से। रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जर्म सेल्स, उसको हम डिनोट करते हैं 2n मतलब क्या है रहने वाले हमारे 46 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड्स को। ओके, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स का रिडक्शंस हो गया, जो देखने को मिलेंगे हमें यन मतलब हेप्लॉइड्स में। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स, मतलब ये डिप्लॉयड्स का रिडक्शंस हो गया हैप्लॉइड्स में। ये जो प्रोसेस रहेंगी, ये फर्स्ट प्रोसेस हम मियोसिस फर्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। और अगेन दे सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ये ये कैसे रहने वाली, आइडेंटिकल दे रहने वाली हमारे हैप्लॉइड पेरेंट्स के जैसे। ठीक है, ये स्टडी करने वाले हैं हम मियोसिस सेकंड्स में। ठीक है, एक सेल से हमें क्या कितने सेल्स देखने को मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स, मतलब एक पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें, 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स हमें देखने को मिलेगी, इसलिए उसको मियोसिस कहते हैं। अब देखो इसमें रिडक्शन डिवीजन हो गया फर्स्ट में, सेकंड में मियोसिस सेकंड्स में हमें इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलता है। सेम टू सेम हमें माइटोसिस देखने को मिलेगा मियोसिस सेकंड्स में। ओके, वो आसान जाएगा हमें स्टडी करने के लिए। अब मियोसिस फर्स्ट स्टडी करते हैं। अब मियोसिस फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट फेज है, हमारा प्रोफेज फर्स्ट, उसमें 5 टाइप्स पढ़ते हैं, 5 फेजेस पढ़ते हैं। कौन कौन से 5 फेजेस हैं इंपॉर्टेंट, लेप्टोटिन्स, सेकंड जाइगोटिन्स, एंड थर्ड काइटिन्स, एंड फोर्थ डिप्लोटिन्स, एंड लास्ट हमारा फिफ्थ डाइकाइनेसिस।
ओके। जो कॉमन रहने वाला है हमारा साइटोकाइनेसिस, जो मियोसिस फर्स्ट में भी रहने वाला है और मियोसिस सेकंड में। इतना ही नहीं, हमें माइटोसिस में भी देखा था साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स व्हाट, साइटोप्लाज्म्स, एंड काइनेसिस मीन्स व्हाट, डिविजन्स। मतलब साइटोप्लाज्म्स का डिविजन्स देखने को मिलता है आफ्टर द दिस फेजेस प्रोफेज। अब देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट, सबसे लास्ट में। हाँ, ये क्या होने वाला है, प्रोफेज फर्स्ट है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद हमारे जो टोटल लास्ट में, मतलब क्या है, ये हमारे पूरे फेजेस के बाद देखने को मिलेगा साइटोकाइनेसिस। सिर्फ प्रोफेज के बाद नहीं देखने को मिलेगा, ये जो टोटल मेटाफेज रहने वाले वो सब के फेज के बाद, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये सिर्फ 5 फेजेस है हमारे प्रोफेज में। अब देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट क्या है। प्रोफेज फर्स्ट में हमें ये सब प्रोसेस देखने को मिलती है। फर्स्ट प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है कि स्पिंडल जो हमारे सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल में जाने वाले हैं, जो लिप्टोटिन्स में। और इस तरह पूरी ये जो फिगर्स है प्रोफेज फर्स्ट की है मियोसिस में। उसके बाद नॉन सिस्टोक्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगे, सेंट्रोमियर्स देखने को मिलेगा, जो अटैच है हमारी क्रोमोसोम्स को, चेज़ फॉर्म्स होते हुए देखने को मिलेगा, सिस्टोक्रोमैटिड्स। वन बाय वन स्टडी करेंगे हर एक फेज में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सा फॉर्मेशंस देखने को मिलेगा आप प्रोफेज में। फर्स्ट फेज है हमारा लिप्टोटिन्स। लिप्टोटिन्स में क्या देखने को मिलता है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हैज़ बीन इंक्रीज। मतलब हमारे जो वॉल्यूम है हमारे न्यूक्लियस का वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा हमें लिप्टोटिन्स में। क्रोमोसोम्स कैसे देखने को मिलते हैं, द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, मतलब क्लियरली विजिबल देखने को मिलती है, और लॉन्ग थ्रेड लाइक डिस्टिंक्ट। ओके, एंड एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस में देखने को मिलते हैं हमें क्रोमोसोम्स। इसमें हम बुके स्टेज कहते हैं। बुके स्टेज मतलब क्या, एक गुलदस्ता हमारे फूल का, फूलों का, उसके टाइप्स, उसके जैसे देखने को मिलेगा हमें क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसलिए उसको स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस कहा गया है, बुके स्टेज। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें, जहाँ पर हमारे सेंट्रोमियर्स अटैच है हमारे अपोजिट पोल्स में, उस रीजन्स में हमें अटैच होते हुए देखने को मिलेंगे हमारे क्रोमोसोम्स। अब सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट्स एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। मतलब जो सेंट्रोसोम्स हैं हमारे, ये सेंट्रोसोम्स हैं, वो अपोजिट पोल में डायरेक्शंस करते हुए देखने को मिलेंगे हमें लिप्टोटिन प्रोटीन्स में, लिप्टोटिन प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट में, लिप्टोटिन्स फेज में। ठीक है, अब सेकंड जो फेज है हमारा वो जाइगोटिन्स। जाइगोटिन्स में क्या देखने को मिलता है, जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और जो होमोलोगस पेयर देखने को मिलेगी हमें। होमोलोगस पेयर मतलब क्या, जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो स्ट्रक्चरली सेम देखने को मिलेंगे, जीन्स पर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ओके, उस क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो अटैचमेंट देखने को मिलेगी, द बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उस बॉन्ड फॉर्मेशंस को हम क्या कहेंगे, सिनाप्सिस। ये किससे बनी है, सिनाप्टेनमल कॉम्प्लेक्स से बनी है। मतलब एक प्रोटीन्स लाइक स्ट्रक्चर से उस स्ट्रक्चर को नाम दिया है सिनाप्टेनमल कॉम्प्लेक्स। ओके, वो सिनाप्टेनमल कॉम्प्लेक्स से बनी वाली है, उस प्रोटीन से बनी वाली स्ट्रक्चर्स, उस प्रोसेस को हम नाम दिया सिनाप्सिस। ओके, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, मतलब दिस आर क्रोमोसोम्स आर, वन इज पैटर्नस एंड अदर वन इज मैटरनल, मीन्स वन इज फादर क्रोमोसोम्स एंड अदर वन मदर्स। ओके, एक क्रोमोसोम्स मदर्स का है, दूसरा फादर का। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स की बॉन्डिंग हो रही है द सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स से, प्रोटीन से अटैचमेंट्स हो रही है। अब देखेंगे ज़ाइगोटिन्स के बाद क्या देखने को मिलेगा हमें। अब नेक्स्ट हमारा जो फेज है पकाइटिन्स। पकाइटिन्स में क्या देखने को मिलता है, जो भी हमारे इंडिविजुअल होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं हैज़ टू सिमिलर क्रोमैटिड्स, टू सिमिलर क्रोमैटिड्स एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज बायोवैलेंट। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं हमें, देखो ये स्ट्रक्चरली सेम है ये दोनों क्रोमोसोम्स, रेड और ये ब्लू। ये जो क्रोमोसोम दिखने को देख रहा है आपको, एक क्रोमैटिड्स है उसमें प्रेजेंट्स, एक सिंगल क्रोमैटिड्स है यहाँ पे, और एक एक इधर एक सिंगल क्रोमैटिड्स। ये दोनों सिंगल क्रोमैटिड्स अटैच हो गए, इसलिए हम उसको सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिमिलर है इसलिए टू सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं हमें। और इधर एक है, ये देखो ये रेड कलर से, इधर एक इधर एक, यहाँ पे सीधा एक सिस्टर एक क्रोमैटिड्स, उधर इधर एक क्रोमैटिड्स, ये दोनों सेम है इसलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं हमें। एक क्रोमैटिड्स है हमारा पैटर्नस, मतलब मदर या फादर का, और ये मैटरनम इज मदर का, एक मेल और फीमेल्स, मतलब मदर और फादर का एक क्रोमोसोम से। दोनों क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली सेम है, जीन्स डिफरेंस होते होंगे, डिफरेंस अलग है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो हेट्रोजेनस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब दोनों क्रोमोसोम्स के अटैचमेंट्स हो गए, उस अटैचमेंट्स में मुझे बताओ अब क्या, कितने क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3
4, मतलब टोटल क्रोमेटिड्स कितने हैं, 4 क्रोमेटिड्स। अब एक सिस्टोक्रोमेटिड्स मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम से हमें 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलते थे। अब 2 क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, इसलिए क्रोमेटिड्स कितने के देखने को मिलेंगे, 4 क्रोमेटिड्स। दे आर फॉर्म 4 क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्स, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, टेट्राड्स। एंड द 2 क्रोमोसोम्स आर अटैच, इसलिए हम कहेंगे बायोवैलेंट्स। ओके, अब देखेंगे उस फिर में क्या कहा है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्या क्यों कहा है इसको, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर सेम है, मतलब हाँ, पर स्ट्रक्चर सेम है मतलब पर जीन आर डिफरेंट सेम। ओके, द स्ट्रक्चरल आर सेम बट जीन्स आर डिफरेंट। एंड इतना ही नहीं, दोनों की एक मैटरनस है, एक पैटर्नस, दोनों क्रोमेटिड्स आर डिफरेंट से, जो अटैचमेंट्स हो रही वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से अलग है। मतलब ये ब्लू और रेड है, इसलिए ये दोनों कैसे रहने वाले हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स रहने वाली हैं। ओके, जो दोनों नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड्स आर chromosomes are exchanged as segments due to the chiasmata cross X formation during the process called as crossing over। इसका मतलब क्या कहा गया है, जो भी इधर देखो आप, ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दोनों की क्या हो गई, अटैचमेंट्स हो गए सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। ओके, इसको हम प्रोसेस नाम दिया था सिनॉप्सिस। अब दोनों ही सेगमेंट्स की क्या होने वाली, एक्सचेंज होने वाले, दोनों सेगमेंट्स क्या होने वाले, एक्सचेंज होने वाले। अब देखो इसको क्या कहता है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है उस स्ट्रक्चर को हमने चियाज़्माटा फॉर्म दिया। क्या नाम दिया उसको, चियाज़्माटा। ये स्ट्रक्चरली कैसा देखने को मिला है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया ना, एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद जो भी सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, ये ब्लू सेगमेंट्स एंड रेड सेगमेंट्स, वो एक्सचेंज करने वाले हैं हमारा उनका जेनेटिक मटेरियल्स। मतलब ब्लू सेगमेंट्स देखने को मिला, वो ब्लू सेगमेंट चेंज होने वाला है हमारे रेड में, रेड का सेगमेंट्स रेड में यहाँ पे फॉर्म हो गया। देखो दोनों ने दोनों ने जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्रोमेटिड्स का जेनेटिक मटेरियल था, वो क्या होने वाला है, चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। जो हमारा ब्लू कलर का क्रोमोसोम्स था उसका सेगमेंट्स मतलब क्रोमेटिड्स का वो चेंज हो गया, यहाँ पे गया रेड में, और रेड का सेगमेंट्स ब्लू में देखने को मिला। ओके, दोनों ने क्या किया, अब सेगमेंट चेंज कर दिया, जेनेटिक एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज कर दिया। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशंस। अब जो सेगमेंट्स में चेंज हो गया, सेगमेंट्स हो गए एक क्रोमेटिड से और एक अदर क्रोमेटिड से, जहाँ पे चेंज हो गया जो सेगमेंट्स को, उसको क्या, उस सेगमेंट क्रोमेटिड्स को हम रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स कहते हैं। मतलब एक क्रोमेटिड्स और एक क्रोमेटिड्स दोनों को चेंज हो गए, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, इसलिए उसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशंस। और क्या, रिकॉम्बिनेटेड, रिकॉम्बिनेट क्रोमेटिड्स। जिस सेगमेंट्स में, जिस क्रोमेटिड्स में मटेरियल चेंज नहीं हुआ, क्या रिकॉम्बिनेशंस, क्या क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने को मिला, उस क्रोमेटिड्स को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे हम, चियाज़्माटा। ओके, एंड जो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया था उसको सिनाप्सिस कहते हैं। ठीक है, चियाज़्माटा फॉर्म होने के बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होता हुआ देखने को मिलता है, इसलिए हम उसको रिकॉम्बिनेशंस और क्रॉसिंग ओवर्स कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, पकाइटिन्स में। Okay? अब देखो इन दिस विद रिसल्टिंग द जेनेटिक मटेरियल्स विच प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेशन, उस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये पकाइटिन्स में देखने को मिला। अब जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा, जो क्या है, डिप्लोटीन्स। डिप्लोटीन्स में क्या देखने को मिलता है, डी सिनाप्सिस। मतलब सिनाप्सिस हमें कहाँ देखने को मिला, जाइगोटिन्स में। जाइगोटिन्स में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बॉन्डिंग देखने को मिली, जहाँ पे हमारा सिनाप्टिमल कॉम्प्लेक्स जुड़ गया था, सिनाप्टिमल कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया था। उस प्रोसेस को हम सिनाप्सिस कहते थे। उसका उल्टा क्या होने वाला है, डिप्लोटीन्स। डिप्लोटीन्स में क्या देखने को मिलता है, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिपेल। दोनों पेयर्स में देखने को मिलते थे क्रोमोसोम्स, अब रिपल हो रहे, मतलब रिपल्शंस देखने को मिला ईच क्रोमोसोम्स में, एंड ईच अदर्स एंड बिगिन द टू सेपरेट्स। ये क्या होने वाले, सेपरेट्स होने वाले। ये क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट थी पहले, सिनाप्सिस कहते थे हम उसे। अब जो अटैचमेंट थी वो क्या करने वाले, हम सेपरेट्स करने वाले, इसलिए डी सिनाप्सिस होने वाले। मतलब ये दोनों क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट्स टूटने वाली, सिनाप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होने वाला है, डिसअपियर्स होने वाला है इस फेज में, डिप्लोटीन्स में। डिप्लोटीन्स एक किसका उल्टा होने वाला है, जो जाइगोटिन्स में होने वाला था उसका उल्टा प्रोसेस हो रहा है, मतलब सिनाप्सिस से डिसिनाप्सिस। एंड जो हमारा सिनाप्टिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसअपियर्स देखने को मिला डिप्लोटीन्स में। ठीक है, डिप्लोटीन्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो फेज है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या देखने को मिलता था, चियाज़्माटा। चियाज़्माटा हमें कहाँ फॉर्म होता देखने को मिला, पकाइटिन्स में। पकाइटिन्स में एक स्लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था ना, ये
यहाँ चेजमेटा एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गया था, जिसकी वजह से हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिली थी, जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होता हुआ देखने को मिला था। द सेगमेंट्स आर चेंज एंड द जेनेटिक मटेरियल्स विल चेंज, दिस प्रोसेस नोन एज रिकॉम्बिनेशंस और क्रॉसिंग ओवर्स। ये हमें गाइडेंस में देखने को मिलता था। अब इस हमारा काम क्या था, हमारा काम था हमारे क्रोमोसोम्स के जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज करना, जो हो गया अब चेंज। अब क्या करने वाले हम, ये चेजमेटा फॉर्म हुआ था उसका टर्मिनेशन करने वाले, मतलब ये दोनों क्या करने वाले, सेपरेट्स करने देखने को मिलेंगे डाइकाइनेसिस में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चेजमेटा इज टर्म्स एट टर्मिनलाइजेशंस, मतलब ये दोनों सेपरेट्स होते हुए देखने को मिलेंगे हमें डाइकाइनेसिस में। और हमारा प्रोफेज का मेन फंक्शंस क्या रहता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स करना। अब न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स होने वाला है हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स होने वाला है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हमारा डिसअपियर्स देखने को मिलेगा इन डाइकाइनेसिस में। और इतना ही नहीं, हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्या होने वाले, स्टार्ट्स टू अपीयर इन साइटोप्लाज्म्स, मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स है क्या होने वाले, अपीयर्स देखने को मिलेंगे इन साइटोप्लाज्म्स में, और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने वाले डाइकाइनेसिस में। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज में हम देखने वाले हैं हमारा जो फेज, मेन फेज है मेटाफेज। जो प्रोफेज था, प्रोफेज में क्या कितने फेज देखने को मिले, 5 फेजेस, लिप्टोटिन्स, जाइगोटिन्स, पगाइटिन्स एंड हमारा डिप्लोटिन्स। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा हमें, मेटाफेज। जो मेन फेज है हमारा, देखो द स्पिंडल फाइबर्स बिकम वेल डेवलप्ड, मतलब है दोनों भी हमारे सेंट्रियोज थे उनके उनसे क्या देखने को मिलेगा, जो फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जो फाइबर्स देखने को मिलेंगे, उन फाइबर्स को हमने स्पिंडल फाइबर्स नाम दिया, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से निकलते थे, दे आर वेल डेवलप्ड निकले। द टेट्राड्स मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर्स, मतलब जो टेट्राड्स रहेंगे वो क्या देखने को मिलेंगे हमें, इक्वेटर रीजन्स में देखने को मिलेंगे। मतलब टेट्राड्स मतलब क्या, दो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स। ओके, एक क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड्स, एक और एक, इसको क्या कहते हैं हम, टेट्राड्स। बायोवेलेंट्स भी कहते हैं। ओके, दो क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं हम, बायोवेलेंट्स। टेट्राड्स क्यों, क्योंकि चार चार क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं, इसलिए टेट्राड्स। ये दोनों मूव क्या किधर हो रहे हैं, इक्वेटर रीजन्स, मतलब इक्वेटर्स मतलब क्या, सेंटर रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये रीजन्स में हमने जैसे माइटोसिस में स्टडी किया था, वैसे ही सेम टू सेम हमारा मेटाफेज में देखने को मिलता है। अब द homologous chromosomes line up in the middle of the cells attached to the spindle and form metaphase plates. जो homologous chromosomes रहेंगे, the homologous chromosomes are attached line up in middle of the cells, मतलब मिडल सेल के मिडल रीजन्स में हमें देखने को मिलेगी। एंड अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स, मतलब ये कहाँ पे अटैच देखने को मिलेंगे, स्पिंडल फाइबर्स पे। अब जो अटैचमेंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन्स की दोनों साइड्स में। ओके, काइनेटोकोर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर्स, ये कहाँ पे अटैच रहने वाले स्पिंडल फाइबर्स, हमारे काइनेटोकोर रीजन्स में। ठीक है, एंड यहाँ पे जो प्लेट तैयार होती हुई देखने को मिलेगी सेंटर ऑफ द सेल्स की, वो मेटाफेज प्लेट्स कहती है। क्या कहते हैं हम उसे, मेटाफेज प्लेट्स। जैसे कि माइटोसिस में हमने देखा था मेटाफेज फेज को, उसको क्या कहते थे हम, मेटाफेज प्लेट। सेम टू सेम हम उसको क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट्स। पर इस प्लेट्स में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट फेज पे देखेंगे। नेक्स्ट फेज में देखो आप, एनाफेज में, एनाफेज में क्या देखने को मिलता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, carried towards the opposite pole by spindle apparatus, this is disjunctions। मतलब क्या कहा गया है, दो हमारा जो स्पिंडल apparatus है, स्पिंडल फाइबर्स की वजह से क्या करते हो, जो क्रोमोसोम्स है पुल अवे, ओके, एक खींचे चले जाते हैं कहाँ पे, हमारे स्पिंडल apparatus के पास, मतलब सेंट्रियोल्स के पास खींचे चले जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ओके, जो जंक्शन तैयार हो गया था दो क्रोमोसोम्स के बीच में, वो क्या होने वाला है, डिसजंक्शन देखने को मिलता है। ओके, सेपरेट्स होते हुए देखने को मिलेंगे जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो क्या नेक्स्ट क्या कहा गया है, द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट्स इन मियोसिस फर्स्ट। द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब दो, यह इस क्रोमोसोम्स के क्या कहते हैं हम, दो क्रोमेटिड्स दोनों सेम रहते हैं, इसलिए ये क्रोमेटिड्स और ए क्रोमेटिड्स, इसलिए हम क्या कहते थे उसको, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों सेपरेट्स हुए क्या, नहीं। ओके, ईच क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट्स, मतलब ये सेपरेट्स नहीं हुए। हमने माइटोसिस में देखा था द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स होते हैं, टू डॉटर क्रोमोसोम्स। ओके, वो सेपरेट्स होने के बाद सेंट्रोमियर्स के रीजन्स में दो सेंट्रोमियर्स तैयार हो जाते हैं, इस एक रीजन्स में एक इधर एक। ठीक है, ये माइटोसिस में देखा था। मियोसिस में कैसा होता है, द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स नहीं होते, एक सिंगल क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेपरेट्स होता हुआ देखने को मिलता है इन मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में। द बोथ द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जेनेटिक कंटेंट इज डिफरेंट, मतलब क्या बताया है इसमें, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमेटिड्स, इधर एक
सॉरी, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये चारों में, चार क्रोमेटिड्स में से आप क्या देखने को मिलते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो क्रोमेटिड्स में, वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में हमें जेनेटिक कंटेंट्स आर डिफरेंट्स, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल्स हमने चेंज किया था चेस्मेटा थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, इसलिए इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल इज डिफरेंट रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट में देखने को मिलता है। ये था हमारा फेज एनाफेज। नेक्स्ट जो फेज है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर द रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव पोज बिकम्स अनकॉइल्ड एंड इलोंगेटेड। इसका मतलब है कहा कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है क्या होने वाले हैं, जो हमने क्या कहा था एनाफेज में और टीलोफेज में माइटोसिस में जैसा था, सेम टू सेम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियर रीअपियर्स होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहने वाले वो क्या होने वाले, अनकॉइल देखने को मिलेंगे। जो कॉइल थे कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलते थे हमें प्रोफेज में, उसका उल्टा क्या रहता है, टीलोफेज में वो अनकॉइल हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, अनकॉइल और इलांगेटेड। ओके, और उसके बाद हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होने वाला है, रीअपियर्स होने वाला है, और न्यूक्लियर स्पन रीअपियर्स एंड द टू न्यूक्लियर आर फॉर्म्स। एंड द नेक्स्ट फेज हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है साइटोकाइनेसिस, जो उसके वजह से क्या देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स टू डिवाइड्स होने वाला है दो हिस्सों में, मतलब हमारा दो सेल नो न्यूक्लियर फॉर्म होने की वजह से जो दो न्यूक्लियर क्या होने वाले सेपरेट्स होते हुए देखने को मिलेंगे इस साइटोकाइनेसिस में। अब देखो साइटोकाइनेसिस अकॉर्स टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्स, जो सेल्स कैसे होने वाली, हैप्लॉइड्स रहने वाली, क्योंकि दोनों को सेपरेट्स किया है साइटोकाइनेसिस थ्रू मियोसिस फर्स्ट में। इन सम केसेस द मे दिस डॉटर सेल्स पास थ्रू द शॉर्ट एंड रेस्टिंग फेज इंटरफेज इंटरकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के बाद जो भी फेज देखने को मिलती है हमें इंटरकाइनेसिस फेज, मतलब क्या रहती है उसमें, रेस्टिंग फेज रहती है। रेस्टिंग फेज मतलब क्या है, जिस फेज में क्या देखने को मिलेगा, हमारी सेल्स रेस्ट करने को देखने को मिलती है, मतलब उसमें कोई भी प्रोसेस देखने को नहीं मिलती, सेल ग्रोथ की नहीं देखने को मिलती, सेल डीएनए का डुप्लीकेशन रिप्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। ओके, इसलिए उस प्रोसेस को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्या उस फेज को इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज भी कहते हैं। ठीक है, वो ये फेज सिर्फ हमारे मियोसिस फर्स्ट के बाद और मियोसिस फर्स्ट से पहले होती है। ओके, इन दोनों के बीच, मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद और मियोसिस सेकंड के पहले, इन दोनों के बीच देखने को मिलती है। अब इन सन केसेस में क्या देखने को मिलता है, चेंजेस ऑफ टीलोफेज मे नॉट अकर्स, मतलब आप साइटोकाइनेसिस में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जो हमारा टीलोफेज है कभी कभी देखने को नहीं मिलता, मे नॉट अकर्स डायरेक्टली। एनाफेज इज फर्स्ट टू डायरेक्टली लीड्स टू द प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मतलब एनाफेज होने के बाद डायरेक्टली प्रोफेज देखने को मिलता है कुछ सेल्स में, कुछ सम केसेस में। ओके, अब देखो इधर टू हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गई, इसलिए उसको हम 2n कहते हैं। एक हैप्लॉइड सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स रहने वाले, 23, ए और एक हैप्लॉइड सेल्स में 23, दोनों सेल्स में कितने रहने वाले, 46, इसमें 23, इसमें 23। हमारे फर्स्ट सेल्स में जो पेरेंट सेल्स थी उसमें कितने थे, 46, अब उसका डिविजन्स हो गया और 23 23। अब और इसका सेल्स का डिविजन्स होने वाला है, उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन देखने को मिलेगा, कितने रहने वाले हैं, 23 23, यहाँ पे 23 23। ठीक है, ये जो 46 का क्रोमोसोम्स का रिडक्शंस हो गए हैं, क्योंकि 46 आ गए कि इसमें नहीं, इसमें आ गए 423, इसमें 23, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, ये था हमारा मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा मियोसिस सेकंड्स। मियोसिस सेकंड्स में क्या देखने को मिलता है, जो मियोसिस फर्स्ट था उसको हम हेटरोटाइपिक डिविजन्स कहते थे। आप मियोसिस सेकंड जो है जो हम उसको क्या कहेंगे, होमोटाइपिक डिविजन्स। होमोटाइपिक डिविजन्स मतलब क्या है होने वाला है, सेम, मतलब इक्वेशनल्स रहने वाला है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, होमोटाइपिक डिविजन्स। क्योंकि जो डॉटर सेल्स है वो कैसे होने वाली है, सेम टू सेम हमारे पेरेंट के जैसे, इसलिए होमोटाइपिक डिविजन्स। अब देखो इसमें क्या कहा है, द टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्स, जो हमारे दे देखा ना, यहाँ पे कितने सेल्स फॉर्म हो गए, टू डॉटर्स, टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्स, हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गई। अब देखो इसका फॉर्मेशन मियोटिक डिविजन्स में डिवाइड आफ्टर फर्दर टू इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स, इसका डिविजन्स होने के बाद, ये दोनों सेल्स का डिविजन्स होने के बाद क्या देखने को मिलेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेगी हमें। डिवीजन सिमिलर टू माइटोसिस, जैसे कि हमने माइटोसिस में देखने को मिलता था, एक सेल्स के कितने सेल्स देखने को मिलते हैं हमें, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलते थे। इसी तरह इसमें भी हमें एक डॉटर सेल से, मतलब एक पेरेंट सेल से हमें कितने सेल्स देखने को मिलेंगे, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है,
The daughter cells forms second meiotic divisions are identical to their parent cells with respect to their chromosomes numbers from meiosis first and hence the division is called as homotypic divisions. इसके homotypic divisions क्यों कहा गया है? The daughter cells are forms मतलब इसका क्या कहा गया है कि जो भी हमारे जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए वो कैसे दिखने वाली है, जो पेरेंट के जैसे, मतलब ये हमारी पेरेंट सेल्स है, उसके डिविजन्स होने के बाद दो सेल्स फॉर्म होने वाली, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मतलब दो डॉटर सेल्स फॉर्म होने के बाद जो डॉटर सेल्स रहने वाली वो आइडेंटिकल रहने वाली हमारे पेरेंट के जैसी। अब द क्रोमोजोम नंबर भी सेम रहने वाले, मतलब इसके 23 है तो जो आगे डिवाइडेड होने वाले दो डॉटर सेल्स उसमें भी क्रोमोजोम नंबर सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, मतलब 23 और 23। इसका इस सेल का डिवीजन होने के बाद कितने सेल्स फॉर्म होने वाले? 2 सेल्स, इस सेल का 2। ओके, मतलब टोटल 4 हेप्लॉइड सेल्स हमें फॉर्म्स होते हुए देखने को मिलेंगे और 4 ही हेप्लॉइड सेल्स में हमें क्रोमोसोम नंबर सेम देखने को मिलेगा और वो सेल आइडेंटिकल रहने वाली द पेरेंट सेल्स की जैसे। अब मेयोसिस फर्स्ट सेकंड ही हमारे माइटोसिस का सेम टू सेम कॉपी है। ओके, अगर माइटोसिस समझ में आ गया होगा तो मेयोसिस सेकंड्स इज इजीली एंड आपको अंडरस्टैंड कर देखने को मिलेगा, समझ में बहुत आसान जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी। और प्रोफेस सेकंड्स में देखो, प्रोफेस इसमें क्या कितने फेजेस है? प्रोफेस फर्स्ट था हमारा, इसमें प्रोफेस सेकंड्स, मेटाफेस सेकंड्स, एनाफेस सेकंड, टेलोफेस सेकंड्स एंड साइटोकाइनेसिस सेकंड्स। ठीक है, अब देखेंगे मियोसिस सेकंड्स में सेम टू सेम फेज देखने को मिलेगा माइटोसिस जैसे। प्रोफेस सेकंड्स में क्या होने वाले, जो हमारे सेंट्रियोस है अपोजिट पोल में देखने को मिलेंगे। न्यू स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अराउंड, एंड हमारे जो क्रोमोसोम्स है कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलेंगे इन मेटामियोसिस सेकंड्स में, जैसे कि हमें माइटोसिस में देखने को मिलते थे। एंड मेटाफेज में क्या होता है? द स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल में होने के बाद जो मतलब जो हमें सेंट्रोस अपोजिट पोल में डायरेक्शन जाने के बाद उसमें क्या फॉर्म होते हैं? डायरेक्शन स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्स, spindle fibers are formed and all the chromosomes are equatorial line up at the equator regions। equator regions में हमें देखने को मिलती है सारे क्रोमोसोम्स एक लाइंस में। ठीक है, एंड मेटाफेज फेज में क्या होता है? उन क्रोमोसोम्स के ब्रेक होते हुए देखने को मिलेंगे। सेंट्रोमियर्स आर डिवाइड्स, मतलब ये सेंट्रोमियर्स क्या होते होते हैं देखने को मिलते हैं? डिवाइड्स देखने को मिलते हैं। सेम कॉपियाँ इसमें क्या होने वाले? सिंगल क्रोमोसोम्स है हमारे, जो क्रोमेटिड्स है वो सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड्स है हमारे, क्रोमेटिड्स सेपरेट्स होते हुए देखने को मिलेंगे। सेंट्रोमियर्स आर डिवाइड्स एंड क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स। जो क्रोमेटिड्स रहने वाले हमारे ही क्रोमेटिड्स ही क्रोमेटिड्स ही क्रोमेटिड्स हमारे जो मियोसिस फर्स्ट में देखने को मिलता था एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो सेपरेट नहीं होते थे, बट मियोसिस सेकंड्स में क्या होने वाले? द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, द क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल एक से एक डायरेक्शन में एक दूसरे डायरेक्शन में। ओके, एनाफेज सेकंड्स में एंड टेलोफेज में क्या देखने को मिलता है? एंड टेलोफेज फेज सेकंड्स में, टेलोफेज सेकंड्स में न्यूक्लियर एनवलप्स फॉर्म्स अराउंड ईच सेट क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म्स आर डिवाइड्स। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स कब होने वाला है? साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, टेलोफेज में रीअपेयर्स होने वाला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियर लस। ठीक है, अब देखेंगे वन बाय वन कैसे क्या क्या होता है इस प्रोफेज फर्स्ट सेकंड सेकंड में क्या है। द क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट देखने को मिलते हैं प्रोफेज सेकंड्स में। ईच सेंट्रियोज डिवाइड्स इनटू टू रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ टू सेंट्रियोज विच माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म्स एस्टर्स। मतलब क्या है? जो सेंट्रियोज है हमारे डिवाइड्स टू रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशंस टू सेंट्रियोज आर फॉर्म, मतलब दो सेंट्रियोज फॉर्म हो गए हमारे जो अपोजिट पोल में। टू सेंट्रियोज विच माइग्रेट्स, कहाँ माइग्रेट्स हो रहे हैं? अपोजिट पोल्स में। ओके, उसमें से क्या निकल रहे हैं? एस्टर्स निकल रहे हैं जो स्पिंडल फाइबर्स का रूप में देखने को मिलेंगे हमें। द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्स बिटवीन द सेंट्रियोज, मतलब ये दो सेंट्रियोज के बीच में क्या देखने को मिलेगा हमें? स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इसमें इस फेज का मेन फंक्शंस क्या है हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस डिसअपियर्स देखने को मिलता है हर एक फेज में। मतलब प्रोफेज में फर्स्ट में भी देखने को मिला जो डिप्लोटिन्स में देखने को मिलता था डाइकाइनेसिस में। ओके, डाइकाइनेसिस में हमें देखने को मिला प्रोफेज फर्स्ट के। एंड मेटाफेज पे प्रोफेज फर्स्ट में भी हमें ये फंक्शन देखने को मिला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस डिसअपियर्स होते हैं। ठीक है, अब मेटाफेज सेकंड्स में क्या देखने को मिलता है? द क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड एट द इक्वेटर, मतलब क्रोमोसोम्स सभी क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर रीजन्स में हमें देखने को मिल गए, मतलब सेंटर ऑफ द सेल्स में, जिसकी वजह से ये टोटल क्रोमोसोम्स एक लाइन अप देखने को मिलते हैं मिडल ऑफ द सेल्स। द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर सेपरेट्स, मतलब ये जो क्रोमेटिड्स हैं
दो क्रोमेटिड्स हैं, एक और एक, उसको क्या कहते हैं हम? सिस्टर क्रोमेटिड्स। द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू द chromosomes is called as cis to sister chromatids are separated by the division of centromeres। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेंट्रोमियर कितना है? 21। दोनों साइड से अटैचमेंट देखने को मिलती है काइनेटोकोर से। ओके, वो सेपरेट देखने को मिलेगी, सेंट्रोमियर्स का डिवीजन देखने को मिलेगा, मतलब एक क्रोमेटिड्स इधर एक जाएंगे और ये एक साइड्स के पोल्स में। ओके, द मतलब द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स आर सेपरेट बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब some spindle fibers are attached to the centromere, कुछ spindle fibers attached to the centromeres में देखने को मिलेंगे, and some are arranged to end to between two opposite centrioles, कुछ directly arrange है कहाँ पे? अटेंड टू द बिटवीन टू अपोजिट सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स के अटैचमेंट देखने को मिलती है कुछ स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर्स एंड कुछ स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रियोल्स। ओके, ये मेटाफेज सेकंड्स में देखने को मिलता है, मियोसिस सेकंड्स में। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा एनाफेज सेकंड्स। एनाफेज सेकंड्स में क्या देखने को मिलता है? द सेपरेटेड क्रोमेटिड्स, जो सेपरेट्स हो गए क्रोमेटिड्स। ओके, सेपरेशन देखने को मिला सेंट्रोमियर्स का। अब क्या होने वाला है? दैट बिकम टू डॉटर क्रोमोसोम्स। दो डॉटर क्रोमोसोम्स में छोटे छोटे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं हमें दो क्रोमेटिड्स के, सिंगल क्रोमेटिड्स में। मूव टू द अपोजिट पोल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस। अपोजिट पोल्स में जाने के बाद क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर्स। ये कहाँ पे अटैच देखने को मिलेंगे? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर रीजन्स के रीजन्स को। ठीक है, ये एनाफेज सेकंड्स में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो फेज है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होने वाला है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियोलस क्या होने वाला है? रीअपियर्स होने वाला है, क्योंकि सेपरेशंस हो गए न्यूक्लियोलस ये हमारा क्रोमोसोम्स का। अब देखो ड्यूरिंग दिस स्टेज द डॉटर क्रोमोसोम्स आर अनकॉइल। जो हमारे क्रोमोसोम्स कॉइल हो गए थे, कंडेंस फॉर्म में देखने को मिलते थे प्रोफेज में, उसी इसका उल्टा क्या होने वाला है? दो हमारे क्रोमोसोम्स अनकॉइल देखने को मिलेंगे इस फेज में, टीलोफेज सेकंड्स में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियोलस हर एक ग्रुप में, मतलब हर एक दो सेल्स में क्या देखने को मिलेगा हमें? रीअपियर देखने को मिलेगा ईच ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक क्रोमोसोम्स हमारा मियोसिस फर्स्ट, जैसे मियोसिस फर्स्ट में हमें देखने को मिलता था टीलोफेज फर्स्ट में, और मियोसिस सेकंड में टीलोफेज सेकंड का भी यही फंक्शन देखने को मिलेगा हमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। आप देखेंगे साइटोकाइनेसिस सेकंड। साइटोकाइनेसिस का क्या फंक्शन है? साइटोप्लाज्म डिवाइड्स करना, मतलब दो सेल्स को डिवाइड्स करने का काम साइटोकाइनेसिस करता है। पहले हमने देखा कैरियोकाइनेसिस, अब साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो फेजेस थे, जो चार फेजेस है, ओके, वो फेज रहे क्या है? प्रोफेज सेकंड्स, मेटाफेज सेकंड्स, एनाफेज एंड टीलोफेज। जो मेन फंक्शन है हमारे साइटोकाइनेसिस को डिफरेंट सेपरेट्स करने का, वो साइटोकाइनेसिस करता है। साइटोकाइनेसिस अकर द न्यूक्लियर डिविजन्स, उसमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस का डिवीजन देखने को मिलता है, और टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। एक सेल से कितने फॉर्म हो रहे हैं हम? टू सेल्स आर फॉर्म्स, एंड ईच सेल्स हैज हैप्लॉइड सेल्स। एक सेल हैप्लॉइड होने वाली, एक सेल हैप्लॉइड्स। दो सेल से दो सेल्स का सेपरेशन हो गए, सेपरेट होने के बाद ये हैप्लॉइड्स और ये हैप्लॉइड देखने को मिलती है। मतलब इस सेल्स में कितनी क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे? 23, यहाँ पे 23। दस इन ऑल फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्स। मतलब कितने सेल्स फॉर्म हो गए? हमने देखा था जो हमारे मियोसिस फर्स्ट में दो सेल्स फॉर्म हो गए थे, उसमें से अब डिविजन्स हो गए, एक सेल्स में दो डॉटर सेल्स देखने को मिली। ओके, और अब दो डॉटर सेल्स में कितने सेल्स फॉर्म देखने को मिलेंगे? फोर हैप्लॉइड सेल्स, मतलब ये दो और दो। ठीक है, मतलब फोर हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेंगे द टू पेरेंट सेल्स से। ठीक है, हमारे मियोसिस फर्स्ट में दो पेरेंट सेल्स देखने को मिली, उसमें से कितने हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिली? फोर हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, ये था हमारा साइटोकाइनेसिस सेकंड, जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड्स का हमें देखने को मिला। अब कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे मियोसिस के। मियोसिस में क्या देखने को मिलता है? मियोटिक डिविजन्स, मियोसिस डिविजन्स प्रोड्यूस गैमेट्स और पोर्स। मियोसिस की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं? हमें डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस गैमेट्स देखने को मिलते हैं मियोटिक डिविजन्स की वजह से, जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बाद। अब जो फॉर्मेशंस हो गए जाइगोट फॉर्मेशंस के बाद, मियोसिस के बाद हमें क्या देखने को मिलते हैं? प्रोड्यूस गैमेट्स और स्पोर्स। इन मियोसिस डज नॉट ऑपरेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल डबल और quadruple, resulting in the formation of मोनोस्टोसिटीज abnormal फॉर्म्स। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? मियोसिस के जब भी ऑपरेट करते हैं हम मियोसिस का डिविजन्स करने के बाद 46 क्रोमोसोम्स थे हमारे पेरेंट सेल्स में, उसका रिडक्शंस हो गया 23। अगर रिडक्शंस नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होने वाला है? क्योंकि 46 क्रोमोसोम्स के बाद रिडक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? इक्वेशनल डिविजन हो गया। अगर
मान लो अगर इक्वेशनल डिवीजन हो गया 46 और उसका फिर से 46 मतलब क्रोमोसोम नंबर्स क्या होने वाले, बढ़ने वाले। उसकी क्रोमोसोम नंबर्स क्या होने, डबल देखने को मिलते हैं। डबल का टिबल्स मतलब क्वाड्रिलेटरल 46 के क्या होने वाले 98, वैसे ही सॉरी 46 का क्या होने वाले डबल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें डबल ट्रिपल देखने को मिलते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसकी वजह से हमें क्रोमोसोम्स नंबर्स एबनॉर्मिटी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 23 पेयर्स हमारे रहते हैं क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स में। अगर हर एक क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम नंबर ऐड हो गया, क्या क्रोमोसोम्स पेयर्स में एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो उसको सिंड्रोम्स, क्लिनिफेयर सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है हमें क्रोमोसोम्स में। ओके, उसी का सेंटेंस कहा गया। अब देखो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसलिए हमारे क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट देखने को मिलते हैं इन अ गिवन स्पेसिस, जिसकी वजह से हमें जनरेशन्स मेंटेन करने के देखने को मिलती है मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन के बाद। अब देखो बिकॉज क्यों मियोसिस जरूरी है, कि बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर होता है, चार्ज फॉर्म होता है, एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज देखने को मिलता है। हर एक मतलब हमारे जो पेरेंट्स से डॉटर्स तैयार होने वाले, जो डॉटर्स से तैयार होने वाले, वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए हमारे न्यू जनरेशन्स के लिए, इवोल्यूशंस के लिए, लीडिंग टू द जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए। क्योंकि हमारे पेरेंट के जैसे ही डॉटर्स रहने वाली तो सेम टू सेम कॉपी देखने को मिलेगी। ओके, उसको वेरिएशन की ज़रूरत रहती है, मतलब चेंजेस देखने को मिलेंगे। विच आर द रॉ मटेरियल्स फॉर इवोल्यूशन, मतलब इसके लिए मियोसिस इज द रॉ मटेरियल रहने वाला है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट के जैसे ही हमारे बच्चे, मतलब पेरेंट के जैसे बच्चे देखने को मिले तो वो आइडेंटिकल रहते हैं, पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं या नहीं, उसके अलग इवोल्यूशन इवोल्यूशंस चाहिए। इसलिए रॉ मटेरियल्स हमारा मियोसिस रहने वाला है, वेरिएशंस चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारा मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड समझ में आया होगा। ओके, आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड स्टडी करने के लिए माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोसिस समझ में आया तभी आपको मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस लेक्चर के लिए इतना ही।